हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको पार्ट 3 अफवाह का लास्ट भाग 3 पढ़ाऊंगी। इसमें आपकी आएंगी प्रायद्वीपीय नदियाँ। इससे पहले मैंने हिमालय की नदियों के विषय में पढ़ाया था। अब आता है आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी घाट तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय की अधिकांश बड़ी नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सिर्फ 2 नदियां नर्मदा एवं तापी, 2 ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। ये अधिकांशतः क्वेश्चन आपको आ जाता है बच्चों कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताइए या फिर अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम बताइए। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि नर्मदा और तापी 2 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं, और भारत की सारी नदियां, वो चाहे हिमालय पर्वत से निकलती हो या आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हो, सारी की सारी नदियां पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे पहला आपका आता है नर्मदा द्रोणी। नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकली हुई है। नर्मदा की सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। मध्य प्रदेश से गुजरात तक ये फैली हुई है। जबलपुर में गहरे गाज से बहती हैं तथा यहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। वहाँ धुआंधार झरने का निर्माण करती हैं। अधिकांश बच्चे अगर जबलपुर गए हों तो उन्होंने वहाँ धुआंधार का नाम सुना होगा और देखा भी होगा। जैसे कि आप इस नक्शे में देख रहे हैं कि 2 नदियां नर्मदा और तापी नदियां जो हैं वो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर रही हैं। और भारत की जितनी भी नदियां, वो चाहे हिमालय से निकलने वाली हो या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हो, सारी की सारी नदियां आपकी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा नदी आपकी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, जैसा अभी हमने बताया आपको, और ये मध्य प्रदेश एवं गुजरात तक फैली हुई है, और जबलपुर में ये गहरे गार्ज का निर्माण करती है। दूसरा आता है आपकी तापी नदी। नर्मदा नदी जी के नीचे ही बहती हुई, ये नर्मदा से छोटी नदी है, यानी इसकी लंबाई नर्मदा नदी से कम है। यह सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से निकलती है, इसकी लंबाई कम है और ये सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में बहती है। तीसरा आपका आता है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। जैसे कि आप देख रहे हैं नक्शे में, ये आपकी महानदी है, छत्तीसगढ़ के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा आपका आता है गोदावरी नदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत गंगा भी कहा जाता है। जैसे कि आप नक्शे में देख रहे हैं, ये आपकी गोदावरी नदी है, बह रही है, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। पूर्णा, बरधा, प्रमहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये नदी बहती है। 5वां आपका आता है कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट इस नदी का स्रोत है, यानी उद्गम है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम के पास से ये निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा इसकी सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये बहती है। 6वां आता है आपकी कावेरी नदी। यह पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबनी इसकी सहायक नदियां हैं। तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में बहती हैं। अंत में दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। ये इस प्रकार आपने देखा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, मुख्य बड़ी नदियां नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब आपका टॉपिक आता है झीलें। भारत में बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न होती हैं। भारत में कुछ अधिकतर झीलें जो हैं स्थायी होती हैं, जो प्राकृतिक रूप से बन जाती हैं, तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है, यानी कुछ स्थायी होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं, या कह सकते हैं कि मानवकृत होती हैं।
मीठे पानी के अधिकांश झीलें जो आपकी हिमालय क्षेत्र में मिलती हैं, जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती हैं, यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी होती हैं। जम्मू कश्मीर की वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और राजस्थान की सांभर झील जो है वो लवणीय झील है, यानी खारे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर की वुलर झील आपकी भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है, यानी ये प्राकृतिक आंतरिक क्रियाओं के कारण झील बनी हुई है। इसके अतिरिक्त डल झील, भीमताल झील, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं। अब आता है इन झीलों से लाभ। इन झीलों से लाभ भी है। सबसे पहला आता है अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं। इनमें पानी को एकत्रित करके बाढ़ की स्थिति को रोका जाता है। दूसरा, झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। जहां बड़ी झीलें होती हैं उस जल का प्रयोग जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में भी किया जाता है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है, यानी झील जो प्राकृतिक रूप होती हैं उनकी सुंदरता पर्यटन को बढ़ावा देती है। जैसे आपने जम्मू कश्मीर की झीलों के देखने के लिए लोग खासतौर से वहां जाते हैं। वुलर झील है, डल झील है, वहां की शिकारे वहां देखने के लोग जाते हैं, उनमें घूमने के लिए जाते हैं। तो ये झीलें जो हैं पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। अब आता है आपका टॉपिक नदियों से लाभ। नदियों से सबसे पहला लाभ जो आता है वो आपका सिंचाई है। नदियों का जल मीठा होता है, इसलिए वो खेतों में सिंचाई के काम में लाया जाता है और इनसे दूर दूर के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, नौ संचालन में प्रयोग की जाती है। जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो ये नदियों आपकी नौचालन के लिए, परिवहन के लिए मुख्य होती हैं। बिजली बनाना, कई नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है और ये जल विद्युत शक्ति आपकी उद्योग के लिए, घरेलू कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। अगला टॉपिक आता है आपका नदी प्रदूषण। नदी से इतने लाभ हैं, उसके बाद भी लोग नदियों में प्रदूषण फैला रहे हैं। नदी में प्रदूषण फैलने का सबसे बड़ा कारण है उद्योगों का कचरा। आज आधुनिक युग में औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर उद्योगों से निकलने वाला कचरा जो है हमारे नदी के जल को प्रदूषित कर रहा है। घरेलू कचरा, हम भी अधिकांश घरेलू कचरा निकालकर आसपास की नदियों में, आसपास के नालों में फेंक देते हैं, जिससे ये बहता हुआ नदियों समुद्रों में चला जाता है। धार्मिक कारण भी नदियों को प्रदूषण करने का कारण है। गंगा नदी का प्रदूषण होना सबसे पहला तो धार्मिक कारण ही है। इस प्रकार आपने देखा कि अफवाह तंत्र पूरा किस तरह हमारे लिए उपयोगी है। ये नदियां, झीलें हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं और हम इसका दुरुपयोग करके इसको प्रदूषित कर रहे हैं। आज के लिए इतना काफी। आपका चैप्टर समाप्त बच्चों। कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।